गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है सितंबर 21 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। वैसे तो आज के जो मोस्टली टॉपिक रहेंगे वो वीमेन रिजर्वेशन और वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, उसके आसपास ही रहने वाला है। तो तीन टॉपिक हम लोग यहाँ से करेंगे। वीमेन रिजर्वेशन जो बिल अभी लोकसभा के अंदर पास कर दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो वीमेन रिजर्वेशन बिल अभी पास हुआ है वो डीलिमिटेशन के साथ कैसे रिलेशन में है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जो सेंसस होने वाला है इंडिया में उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि तीनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड हैं। विमेन रिजर्वेशन, डीलिमिटेशन, सेंसस। और फिर थोड़ा सा हम लोग आज के एडिटोरियल सेक्शन से पढ़ेंगे कि जो वीमेन का प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग स्टेट्स में, वो कैसा है, क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक हमारे यहाँ पे रैगिंग के लिए आता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था, तो कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें रैगिंग एक बड़ा रीजन वहां पे बताया गया है। तो रैगिंग के बारे में जनरल सी बात हम लोग कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए तो नहीं, लेकिन मेंस के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूजीसी की गाइडलाइंस वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। रैगिंग के कारण क्या होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो तब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि एक तो आप वीडियो को ना लाइक किया करें। जब भी अगर आप हमारे एनालिसिस को पसंद करते हो तो लाइक जरूर करें। जो चीजें आप चाहते हो कि हम एनालिसिस के अंदर ऐड कर सकते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए, वो फीडबैक भी डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके अलावा जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होता है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि मैं देखता हूँ कई सारे कमेंट्स में स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कहाँ से इसको डाउनलोड करें, तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा हमारा एक मास्टर आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के तरीके से डिफरेंट जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है, स्किल आपको सिखाया जाता है, टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि देखिए, एक बार पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद पूरा कंटेंट के ऊपर अगर कमांड हो जाती है तो फिर सारा गेम आंसर राइटिंग का ही होता है यूपीएससी के अंदर। कंटेंट एक बार आप क्लियर कर लो, अच्छे से कवर कर लो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, उतना ही यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर अपने आप को मान सकते हो। उसके अलावा हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलता है। अगर आप ऑनलाइन मेंटरशिप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन मेंटरशिप लेना चाहते हो, दिल्ली में आसपास में एरिया में रहते हो, तो हमारे ऑफिस को भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, क्लासरूम्स को विजिट कर सकते हैं। सैटरडे को हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम होता है, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर मैं आपको कवर करवाता हूँ प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर आता है, हालांकि इसके लिए आप क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो। और SC1000 अगर आप कोड यहाँ पे अप्लाई करते हो तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी आपको दे दिया जाता है। फाउंडेशन कोर्स के लिए भी सेम व्हाट्सएप नंबर है। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हो। चलिए जी, आज ना फ्रंट पेज पे देखिए क्या है। फ्रंट पेज पे आपको सिर्फ यही कुछ देखने को मिलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क इंसिडेंट है ये, कि लोकसभा ने वीमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया है। और इससे पहले 2010 में लास्ट टाइम जब वीमेन रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो राज्यसभा के अंदर पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ था। इस बार लोकसभा में हो गया है और अभी 2-3 दिन में उसको राज्यसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। यू नो वेरी वेल कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन चल रहा है, तो वो राज्यसभा के पास अंदर हो जाएगा, इसमें मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यूनैनिमसली सभी पार्टीज अग्री कर रही हैं विमेन रिजर्वेशन को बिल पास करने के लिए। उसके अलावा कनाडा के साथ हमारे रिलेशन काफी खराब यहाँ पे हो ही गए हैं, यू नो वेरी वेल। कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स जो उनको इंडिया में विजिट करते हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी इशू किया है कि आप इंडिया में ध्यान से जाएं, क्योंकि इंडिया में हो सकता है आपके ऊपर कुछ अटैक वगैरह भी हो सकता है। उसी तरह इंडिया ने भी अपने सिटीजन्स को एक एडवाइजरी इशू की है, जो इंडियंस कनाडा के अंदर जाते हैं, विजिट करते हैं, तो उनको भी वायलेंस का सामना करना पड़ सकता है। रिलेशन पहले भी हमारे कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे एज कम्पेयर टू यूएस और अदर कंट्रीज, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स एंड लॉट ऑफ नंबर ऑफ टेररिस्ट जो इंडिया में डिक्लेयर किए गए हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट, वो एक्चुअली कनाडा के अंदर रहते हैं। और वहां पे एंटी इंडिया एक्टिविटीज भी कई बार करने को करते हैं वो लोग, जैसा कि आपको अच्छे से पता है। तो ये पूरा मामला बनता है। हालांकि ये मामला बहुत सीरियस है। जिस तरह की एलिगेशंस लगाई गई हैं इंडिया के ऊपर कनाडा के द्वारा, इतनी सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर ये एलिगेशंस प्रूफ हो जाती हैं, इट मींस इट्स एन एक्ट ऑफ टेरर बाय अ कंट्री अगेंस्ट अदर कंट्री। आप किसी दूसरी कंट्री में जाके उस कंट्री को बिना इन्फॉर्म किए उसके सिटीजन्स को नहीं मार सकते हो। इट्स एन एक्ट ऑफ टेरर, जस्ट लाइक पाकिस्तान इंडिया में करता है।
और अगर वो उसको मारा गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, ये प्रूफ हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए इंडिया वुड बी ऑलमोस्ट लाइक अ कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द वेस्ट कंट्रीज, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का पूरा अलायंस है, और इंडिया कुड बी डिक्लेयर्ड एज अ रोग नेशन, just like Iran, just like कोरिया, just like इवन इसराइल ऑल्सो। बहुत सारी कंट्री इसराइल को भी एक रोग नेशन ही मानती हैं, क्योंकि इसराइल भी दूसरे कंट्री में जाके सिटीजन्स को किल करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया ने हालांकि इन एलिगेशंस को पूरी तरह से डिनाई किया है, और आई डोंट थिंक सो इंडिया का कोई इसमें रोल होगा। लेकिन यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, और लेट्स फिंगर क्रॉस कि ऐसा कुछ ना हो, अदरवाइज रिलेशन काफी खराब होने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। खैर, लेट्स टॉक टू विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसको लोकसभा के अंदर फाइनली पास कर दिया गया। इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट। लेकिन बात यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की है, इसको कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा? अभी गवर्नमेंट का ये कहना है कि 2026 ओ सॉरी 2030 से पहले इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। मतलब 2029 आप कह सकते हो, 2029 2030 आप ये कह सकते हो, इससे पहले इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए 2024 में तो इलेक्शन ही है। मतलब इस बार के जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे वीमेन रिजर्वेशन बिल इंप्लीमेंट नहीं होगा, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन के अंदर हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 2024 और 2029 या 30 के बीच में क्या चेंज हो जाएगा, इसे अभी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते, बाद में इम्प्लीमेंट क्यों करना है? इसका कारण है, इसके गवर्नमेंट ने दो कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन, और दूसरा कारण यहाँ पे है हमारा सेंसस। देखिए सेंसस मतलब जनगणना 2021 में होनी थी, नहीं हो पाई। इससे पहले 2011 में हुई थी, उससे पहले 2001 में हुई थी। तो डेकेडल सेंसस होता है, 10 साल के बाद होता है, लेकिन अभी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। और उसके बाद भी बावजूद बाद भी नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ने हालांकि इसके लिए कोई खास रीजन यहाँ पे नहीं बताए हैं। सेंसस होगा पहले, फिर डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद विमेन रिजर्वेशन बिल को आप प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऐसा गवर्नमेंट ने फिलहाल कहा है। यानी कि नेक्स्ट से तो और हो सकता है 2035 तक भी जा सकता है। 2030 में इंप्लीमेंट ना होगा क्योंकि कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, 2025 तक भी जा सकता है। लेकिन लोकसभा के अंदर पास तो हो गया। लोकसभा के अंदर पास कौन सी मेजोरिटी से हुआ, ये एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ये सिंपल मेजोरिटी से हुआ है, या ये स्पेशल मेजोरिटी से हुआ है? ये तो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वीक भी किया था, 2 दिन पहले ही किया था एक्चुअली। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल कल ही किया था, और लास्ट वीक भी किया था। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट्स, तीन तरह की मेजोरिटी हमारे यहाँ पे होती हैं। सिंपल मेजोरिटी को आर्टिकल 368 के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, बट इन दोनों को आर्टिकल 368 के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। खैर, ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया है, ये 128th अमेंडमेंट बिल है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। वोटिंग कितने लोगों ने किया? देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, टू थर्ड मेजोरिटी। टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ व्हाट? टोटल हाउस? नो, इट इज नो टोटल हाउस, इट इज प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इस बिल को पास करवाने के लिए 454 मेंबर्स, विद 454 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा सपोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 454 लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। इसको पास करवाने के लिए जितने भी लोग प्रेजेंट थे उस समय लोकसभा में, उनका टू थर्ड यानी कि ऑलमोस्ट 60% लोग ने उसके लिए हाँ वोटिंग किया। इसे ज्यादा नहीं किया वैसे तो, सिर्फ दो लोगों ने मना किया। दो लोग कौन से थे? जो एमीम जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें जो असासुद्दीन ओवैसी हैं, और इनके पार्टी से ही दूसरे पर्सन हैं सईद इम्तियाज जलील। इन दो लोगों ने ही सिर्फ इस बिल को अपोज किया है, अदरवाइज अक्रॉस द पार्टीज इस बिल को सपोर्ट किया गया है। इन्होंने इसलिए इसको अपोज किया। इनका कहना है कि भैया ये जो 33% का विमेन रिजर्वेशन है, इसके अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन भी होना चाहिए। हालांकि मोस्टली पार्टीज डिमांड कर रही हैं ओबीसी रिजर्वेशन को लेके भी। खैर, तो सेंसस और डीलिमिटेशन होगा, तो ऐसा अमित शाह जी ने बताया है। सेंसस का क्या डिले का रीजन है, उन्होंने अभी तक खैर आज तक ऐसा बताया नहीं है। देखिए, तो डीलिमिटेशन होता क्या है, हालांकि मैंने आपको सेपरेट कंटेंट भी दिया हुआ है। देखिए, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यस। हमारे यहाँ पे सेंटर भी है, स्टेट भी है, यूनियन सब कुछ है। हमारे यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किए जाते हैं।
अब पूरे देश में अब ऐसा तो नहीं होगा कि यूपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को चुनने के लिए 10 लाख वोट दे रहे हैं और तमिलनाडु में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनने के लिए सिर्फ 8 लाख वोट दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी जरूरी है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कितने लोग वोट करेंगे। ये यूनिफॉर्मिटी होगी पूरे देश में, तभी प्रॉपर डेमोक्रेसी भी होगा। और ऐसा स्टेट्स के अंदर भी होता है। मतलब एक एमएलए चुनने के लिए कितने लोग वोट करेंगे, ये पूरे स्टेट के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और इसके लिए डीलिमिटेशन किया जाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या देखिए, हमारे देश में तो इंटरस्टेट बहुत ज्यादा माइग्रेशन भी होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो चेंज होती रहती है। तो हर 10 साल के बाद, जब यूजली तो 10 साल के बाद होता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है, तो क्या होता है जब नया सेंसस होता है, उस नए सेंसस के बाद यूजली डीलिमिटेशन होना चाहिए कि कितने लोगों को कितने लोग वोट करेंगे, बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। लास्ट टाइम जब हमारे यहाँ पे डीलिमिटेशन हुआ था, वो हुआ था 1976 में। ये तो यार बहुत पुरानी बात हो गई। इसके बाद डीलिमिटेशन क्यों नहीं हुआ? लक्ष्मीकांत के अंदर भी इसका कारण बताया गया है, एनसीईआरटी में भी बताया गया है। इसका कारण ये है कि जो सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है, जबकि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है सदर्न इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में। अगर हम लोग हर सेंसस के हिसाब से डीलिमिटेशन करने लगेंगे, तो सदर्न इंडियन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, नदर वालों की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अगर आप ग्रोथ के परस्पेक्टिव से देखें। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 1976 में लास्ट डीलिमिटेशन किया था। उसके बाद हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को फ्रीज कर दिया। ओके। और ये जो देखिए यहाँ पे स्टेट साफ साफ लिखा हुआ है, करंट बाउंड्रीज, द लास्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज टुक इन 1976 एंड द करंट बाउंड्रीज, जो अभी लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली की जो करंट बाउंड्रीज हैं, वो 2001 के सेंसस के हिसाब से हैं। 2001 के सेंसस के हिसाब से हैं, और लास्ट डीलिमिटेशन 1976 में हुआ था। ठीक है जी। लेकिन बात ये है, अब ये जो 1976 में डीलिमिटेशन हुआ, तो इसके लिए हम लोग कौन सा सेंसस यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग 1971 वाला सेंसस ही डेफिनेटली यूज करेंगे। यस। अब उसके बाद हम लोगों ने एक कानून बनाया 2002 में। 2001 का सेंसस हुआ। सर उस समय बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो बीजेपी की सरकार ने 2001 में एक नया डिलिमिटेशन कमीशन बनाया, लेकिन पूरे देश में उसका अपोज हुआ। उनका यह कहना था कि नहीं, इसे हम लोग 2001 में नहीं करेंगे, जो 1971 के सेंसस पे बेसिस पे है उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कब तक? 2026 तक कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब अगला जो डिलिमिटेशन होगा वो 2026 में होगा। ये ऑलरेडी कानून 2002 के अंदर बन चुका है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लक्ष्मीकांत के अंदर भी इसी सेम लैंग्वेज में दिया हुआ है। आप ये समझ लीजिए, द लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो इंडिया में हुई थी 1976 में हुई थी, 1971 के सेंसस के बेसिस पे हुई थी। जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं वो 2001 के सेंसस के हिसाब से हुई थी। 2002 में हम लोगों ने कानून पास करके ये जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन की जो ईयर था वो 2026 डिसाइड किया था। मतलब 1976 के बाद अभी अगला जो डिलिमिटेशन होगा वो 2026 में होगा। ओके। ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन 2026 के लिए जो सेंसस यूज होगा वो 2021 वाला होगा, लेकिन अभी तक तो सेंसस हुआ नहीं है। इसका मतलब पहले होगा सेंसस, फिर बनेगा डिलिमिटेशन कमीशन, और उसके बाद जो है विमेन रिजर्वेशन बिल पास होगा। पास तो हो गया, इंप्लीमेंट होगा। इसका मतलब 2029 से पहले तो आप उम्मीद ही मत करिए, 2034 तक भी जा सकता है। यस। हालांकि मोस्टली गवर्नमेंट कह रही है कि इमीडिएटली आप करें। अब वो ऑफ कोर्स नहीं होगा, टेक्निकल इश्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट करोगे तो कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सीधा सा बोलेगा भाई, क्योंकि 2002 में ऑलरेडी कानून बना दिया गया है कि 2026 में होना चाहिए, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो डिलिमिटेशन है, तो कानूनी पचड़े में ना पड़े, इसी वजह से इसको फिलहाल के लिए वो हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। 2029
के अंदर इसको इम्प्लीमेंट हो सकता है और 2034 भी तक भी जा सकता है, लेकिन पास लोकसभा के अंदर हो गया है। डिलिमिटेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं अ, उनको फिक्स किया जाता है। उनकी बाउंड्रीज को थोड़ा कम किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर चेंजिंग इन द पॉपुलेशन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। डिलिमिटेशन के लिए हमारे यहाँ पे क्या-क्या प्रोविजंस हैं? आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 जो है पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो सीट्स होती हैं उनको अपने हिसाब से अलॉट कर सकता है। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया गया था और डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, अपने ध्यान रखना है। एग्जाम में सीधा-सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है। हमारे यहाँ पे 1952, 62, 72 और 2002 देखिए 2002 लिखा हुआ ना यहाँ पे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर तब अमेंडमेंट हुआ था और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नेक्स्ट जो डिलिमिटेशन होगा वो 2026 के लिए फिक्स कर दिया था। मतलब इसके बीच में और इसके बीच में आप ये मान के चलिए लगभग 18 सालों सॉरी लगभग 24 सालों तक कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास नहीं होगा। तो 2026 में दोबारा से आएगा ये, तब इसको हम लोग अपने तरीके से याद करेंगे। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा रहता है। डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर कौन-कौन होते हैं? रिटायर्ड और द वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज इसके चेयरपर्सन होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर जो ऑफिशियल्स होते हैं और जो कमिश्नर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है डिलिमिटेशन कमीशन को करने की और इनकी जो टास्क होती है वो को मैंने बता दिया, बाउंड्रीज वगैरह को हम लोग चेंज करते हैं। राइट? कमीशंस ऑर्डर हैव टू फोर्स लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। डीलिमिटेशन कमीशन अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साइज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, आप उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये आप इसका जुडिशियल रिव्यू से बाहर होता है। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर सेम केस हुआ, जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन हुआ, कुछ कहीं पे सीट्सें बढ़ाई गई, कहीं पे सीट्स को कम किया गया, कहीं पे एसटी रिजर्वेशन दिया गया, कहीं से एसटी रिजर्वेशन हटाया गया, हुआ था ना जम्मू कश्मीर में। अब कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया उसको एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कानून में लिखा हुआ है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है, आप इसके डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू एट ऑल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, अपने याद करना है। मेंस में पूछ सकते हैं, हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज का जो एडिटोरियल है वो भी वीमेन के शेयर की बात करता है स्टेट असेंबलीज के अंदर। देखिए क्या कहता है। अभी जो हमारे पार्लियामेंट में स्पेशली हम लोग लोकसभा की बात करें तो देर आर एक्चुअली 15% वीमेन रिप्रेजेंटेशन है। और अगर G20 कंट्री की बात करें तो दिस इज द लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट। सबसे लोएस्ट ईरान का प्रेजेंटेशन है जो कि 6% है। उसके बाद इंडिया का है 15%। जब भी इंप्लीमेंटेशन होगा वीमेन रिजर्वेशन बिल तो एटलीस्ट 181 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगी लोअर हाउस के अंदर। ठीक है, अभी कितनी है? ओनली 82 वीमेन। मतलब 100 वीमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐड हो जाएंगी जब वीमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाएगा। हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन दिस इज द मिनिमम 181। अच्छी बात है। शेयर ऑफ द वीमेन पार्लियामेंटेरियन हैज बीन एक्सीडेड द 15% मार्क इन द 70 इयर्स ऑफ द इंडिया। सिर्फ 15% हुआ है। कई सारे स्टेट में तो ये और भी कम है। तमिलनाडु में देखिए ओनली 5.1%, केरला में ओनली 7.9%। अगर आप स्टेट्स की बात करें, गुजरात में ओनली 8.2%, महाराष्ट्र में 8.3%, तेलंगाना 5%, कर्नाटका ओनली 4.5%। तो ये जो नेशनल एवरेज है उससे भी काफी कम है वीमेन का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग स्टेट्स में। तो जब ये इंप्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली स्टेट्स के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और सेंटर के अंदर तो बढ़ेगा ही ऑफ कोर्स। 2023 पहला वो साल है, नागालैंड में पहली 2 वीमेन एमएलए वहां पे इलेक्ट हुई थी, जिसको लेके काफी हंगामा भी हुआ था। इसमें हम लोग ने डिस्कशन भी किया था उसमें। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही उठता है कि भैया वीमेन रिजर्वेशन आपने बिल पास कर भी दिया, अब ये इम्प्लीमेंट भी होगा ऑफ कोर्स कभी ना कभी। अगर हम लोग देखें तो 1996 में पहली बार हम लोगों ने इसको पास किया था। देवगौड़ा जी की सरकार उस समय हुआ करती थी।
फिर टाइम टू टाइम ये 2000 1999 में, फिर 2002 में, 2003 में हुआ, फिर 2010 के अंदर ये राज्यसभा के अंदर पास हो गया, लोकसभा के अंदर पेंडिंग पड़ा रहा, वो सब चीजें होती रही घुमा फिरा के। लेकिन 2010 के अंदर भी जो राज्यसभा में पास हुआ था उसमें तो कांग्रेस की सरकार थी ऑफ कोर्स। इसके अंदर 33% के अंदर मुस्लिम्स या फिर एससीज या एसटीज या ओबीसीज के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं था। लेकिन अभी जो इंडिया ब्लॉक है, जिसमें कांग्रेस भी है ऑफ कोर्स, ठीक है, ये एससी एसटी और ओबीसी की रिजर्वेशन की डिमांड भी कर रहे हैं। मतलब इनका जो पुराना स्टैंड था वो उसके रिवर्स हुआ है, और कास्ट सेंसस की बात भी कर रहे हैं। ऐसा ही होता है हमारे देश में, जब आप पॉलिटिकल आज जब पावर में होते हो तो आपका स्टैंड कुछ और होता है, जब आप अपोजिशन में होते हो तो कुछ और होता है। ये हम लोग पिछले 70 सालों से देख ही रहे हैं। खैर वो कोई बड़ी बात नहीं, पॉलिटिक्स का खेल है। बट स्टिल, अगर हम लोग विमेन रिजर्वेशन की बात करें तो इसके फेवर में बहुत सारे आर्गुमेंट हैं, और होना भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में हम लोग इंप्रूव करेंगे, विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो विमेन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो ज्यादा रेज होंगे, राइट। वो और इक्वालिटी आएगा, कम डिस्क्रिमिनेशन होगा। ऑफ कोर्स इसके फेवर में आप पचासों बातें बोल सकते हो। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज विमेन रिजर्वेशन को अपोज करती हैं या जो पहले करती थी, जैसे स्पेशली समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा, एनसीपी ने भी पहले तो अपोज ही किया था, क्या क्या आर्गुमेंट दिए जाते हैं विमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट में। पहली बात उनका ये कहना है कि देखिए कई सारे कारण हो सकते हैं इसके भी, कि जो ये 33% रिजर्वेशन के थ्रू विमेन आएंगी पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो बिल्कुल प्रिविलेज ग्रुप से होंगी। पहले उनके हस्बैंड एमपी हुआ करते थे, अब उनकी वाइफ होगी, राइट। अब उनकी सिस्टर होगी, अब उनकी बेटी होगी। भाई ग्राउंड से उठा के किसी गरीब औरत को तो आप टिकट नहीं देने वाले हो। तो पावर जिनके हाथ में थी वो पहले ही पावर, उनके हाथ में ही पावर रह जाएगी। सबसे बड़ा तो एक ये रीजन यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा बात करता है कि जो रोटेशन ऑफ रिजर्व्ड constituency in each election may reduce the incentive for the elected representative to work effectively for their constituency, as they may become ineligible for the re-election। ये भी बड़ा प्रैक्टिकल सा पॉइंट है। मान के चलिए कि अभी कोई आदमी है, मान लो उसका नाम है रमेश, ठीक है। रमेश एक एमएलए है और ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा है। लेकिन रमेश को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हो सकता है वीमेन के लिए रिजर्व हो जाए, और हो भी सकती है। तो भाई रमेश को इंसेंटिव नहीं है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने को लेके, क्योंकि 5 साल के बाद वो सीट किसी वीमेन के हाथ में आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए रमेश अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम सिर्फ एक ही टर्म के लिए हो, अगले टर्म में तो कोई और आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे एक बड़ा रीजन नजर आता है। उसके अलावा प्रोक्सी कल्चर की जैसे हम लोग बात कर ही रहे हैं, डिसीजन मेकिंग एक्ट। अब आपने मान लो एमएलए इलेक्ट कर भी लिए, हो सकता है आपने एमपी इलेक्ट कर भी लिए, अगर आपने उनको मिनिस्टर नहीं बनाया तो क्या उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है? ऑफ कोर्स नहीं है। तब भी डिसीजन मेकिंग जो है वो हायर जो लीडर है उनके द्वारा ही लिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो इतना बढ़ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये जो विमेन रिजर्वेशन का जो कार्ड खेला जा रहा है वो सिर्फ जो क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स के अंदर आ रहे हैं उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए है। तो इसके लिए हम लोग कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, देखिए, जो मेल कैंडिडेट हैं वो भी तो वीमेन रिलेटेड इश्यूज उठाते हैं पार्लियामेंट में। ऐसा तो नहीं है कि इतने सालों से हमारे यहाँ पे सिर्फ मेल डोमिनेशन रहा है और वीमेन के लिए कुछ काम हुआ ही नहीं है। लेकिन जो क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। आप इसको दूर करिए, अच्छे कैंडिडेट को लेके आइए, वो फीमेल हो या मेल हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी एक आर्गुमेंट दिया जाता है। उसके अलावा ये कहता है कि एडिशनली देयर इज अ फियर दैट क्वालिफाइड मेन माइट लूज लेजिस्लेटिव पोजीशन इफ वीमेन रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी भी समाज में कहीं भी चले जाए, अगर आप किसी एक चीज को प्रेफरेंस दोगे तो कोई ना कोई चीज तो सफर करेगी ही। अगर वीमेन को यहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो हो सकता है कुछ गिने चुने ऐसे मेल कैंडिडेट भी हो सकते हैं जो अपनी पोजीशन लूज कर सकते हैं।
तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था पॉजिटिव, उससे समाज जो है वो उनको नहीं मिल पाएगा बेसिकली। तो ये भी एक आर्गुमेंट यहाँ पे दिया जाता है। उसके अलावा इनका ये कहना है कि भाई जो इनएक्सपीरियंस्ड जो फीमेल कैंडिडेट है, जो पहले पॉलिटिक्स में नहीं थी, जिनकी समाज में जानकारी नहीं है, वो फंड कैसे रेज करेंगे इलेक्शंस के लिए? वो भी बड़ा मुद्दा है ना यहाँ पे तो एक। और इलेक्शन तो पूरा फंडिंग के ऊपर ही चलता है। आपके पास पैसा नहीं है, फंड, आप रैलीज नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप इलेक्शन के जीतने के चांसेस भी वैसे भी बहुत कम है। अब आप सोच के देखिए, एक वीमेन है जो कि बिल्कुल ग्राउंड से आई हैं, ये इलेक्शन में खड़ी हैं, और एक दूसरी वीमेन है जो पुराने जो नेताजी थे उनकी वाइफ है। अब दोनों के बीच में कंपटीशन है, ऑफ कोर्स इनके पास ज्यादा फंडिंग है। तो वीमेन रिजर्वेशन बिल एक अलग चीज है, लेकिन उसके द्वारा क्या ग्राउंड से वीमेन रिप्रेजेंटेशन हो रही है, वो एक अलग चीज है, राइट? तो फंडिंग का बड़ा मुद्दा यहाँ पे डेफिनेटली रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पे इस रिजर्वेशन बिल को अपोज किया जाता है। उसके अलावा फिर अदर ओबीसीज के लिए यहाँ से अलग से प्रोविजंस नहीं है, एससीज के लिए नहीं है, एसटीज के लिए नहीं है। तो जो अनप्रिविलेज्ड ग्रुप हैं, वो तो अभी पहले भी अनप्रिविलेज्ड थे, आगे भी अनप्रिविलेज्ड रह जाएंगे। तो इनके लिए आप क्या कर रहे हो? जब आपने एजुकेशन में कोटा दिया है, आपने गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा दिया है, तो अब यहाँ पे भी कोटा दो। कौन रोक रहा है आपको? नहीं रोक रहा ना कोई भी। तो ये चीजें हैं कुछ जो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, इस आर्गुमेंट वगैरह में आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी। उसके अलावा एक वे फॉरवर्ड में आप ये कह सकते हो, जैसे यूके वगैरह में क्या होता है, कनाडा वगैरह में क्या होता है, वो लोग ओवरऑल अपनी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं देते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज में रिजर्वेशन देते हैं, अपने अपनी खुद के पॉलिटिकल पार्टीज में। तो वो लेटर ऑन क्या करते हैं, वो फिर वो पार्लियामेंट में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे भी, है ना। फिर एक ड्यूल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूंसी वाला प्रोविजन भी यहाँ पे आता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किए जाएं, एक मेल और एक फीमेल। तो ये हालांकि प्रैक्टिकल नहीं है ऑफ कोर्स। अब दो दो लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, एक एक लोग की तो हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रैगिंग वाला। रैगिंग सेक्सुअल अब्यूज लेड टू द जादवपुर यूनिवर्सिटी इंसिडेंट। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट से इंसिडेंट हुआ। एक 17 साल के स्टूडेंट थे जादवपुर यूनिवर्सिटी में। उनकी 10 अगस्त को बेसिकली सुसाइड से डेथ हो गई थी। और उसके बाद फिर एक कंप्लेंट कमेटी बनाई गई थी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और जिसने वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके ये पता लगाया कि सेक्सुअल अब्यूज के केस भी वहाँ पे देखने को मिले, और रैगिंग वगैरह वहाँ पे देखने को मिली, जिसकी वजह से वो उन्होंने सुसाइड किया। उनको गे कह रहे थे लोग, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उनको छेड़ा जा रहा था, इरिटेट किया जा रहा था, रैगिंग ली जा रही थी, और इस तरह के इंसिडेंट हुए। तो रैगिंग अपने आप में ही बहुत सीरियस एक होता है मामला। जादवपुर यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम में दे सकते हो। सो रैगिंग होता क्या है? अगर नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो रैगिंग एक माइल्ड नेचर की बुलिंग होती है, लेकिन कभी कभी ये माइल्ड नेचर कब एक्सट्रीम हो जाता है पता ही नहीं चलता। यस, यूजली जो फ्रेशर्स होते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उनकी रैगिंग ली जाती है सीनियर्स के द्वारा। अगर आप कभी कॉलेज वगैरह में पढ़े हों एंड और आपने थोड़ा बहुत रैगिंग तो देखा ही होगा, राइट? कारण क्या होता है रैगिंग का? तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ही है। अब कॉलेज में क्या होता है, अलग अलग सोसाइटी के बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो ऑफ कोर्स सब एक जैसा नहीं सोचते, राइट? कुछ लोग अपने आप को बड़ा ही पावरफुल पोजीशन में समझते हैं। तो जो डिसएडवांटेजियस ग्रुप हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन के तहत जो है रैगिंग की जाती है। और कई बार अपनी सुपियोरिटी दिखाने के लिए जो है सीनियर लोग भी रैगिंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी, जब वो खुद फ्रेशर रहे होंगे, उनकी रैगिंग हुई होगी, तो जब वो सीनियर बनते हैं, तो अपनी वो जो कुंठा होती है, उनके मन में फ्रस्ट्रेशन होती है, वो अपने जूनियर्स पे उतारते हैं, क्योंकि अपने समय में उनकी खुद भी रैगिंग हुई थी। ऐसा भी देखने को मिलता है। और भैया कुछ सैडिस्टिक टाइप के लोग भी होते हैं, जिनको दूसरों को दुख देखने में ही आनंद आता है, तो ऐसे लोग भी रैगिंग करते हैं। पीयर प्रेशर ग्रुप भी होता है, आपके आसपास के जो फ्रेंड्स होते हैं, क्लास में दोस्त होते हैं, वो भी आपको प्रेशर डालते हैं रैगिंग करने के लिए, तो मजबूरी में आपको करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको ग्रुप से आउटकास्ट कर दिया जाता है। और कई बार फ़िल्मों वगैरह में, जैसे थ्री इडियट्स में या कई फ़िल्मों में दिखाया जाता है, रैगिंग को बड़ा कूल कल्चर दिखाया जाता है। एक स्टाइल स्टेटमेंट दिखाया जाता है, राइट? तो वो सोशल मीडिया से भी इन्फ्लुएंस होते हैं स्टूडेंट्स कि रैगिंग लेना तो बड़ी कूल चीज़ होती है एंड ऑल दैट। ठीक है, आप हल्का-फुल्का इंट्रोडक्शन ले लीजिए जो कि टॉलरेबल है,
लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप करते हो तो डेफ़िनेटली ये बहुत गलत चीज़ होती है। क्या हमारे यहाँ पे कोई स्पेशली कानून है? हमारे देश में रैगिंग को एक कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं माना गया है। ये आईपीसी के अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल कानून नहीं है। जैसे हमारे पास सेक्शन 399 है आईपीसी का, उसके तहत अगर आपको रैगिंग लेते हो और अभी कंप्लेंट हो जाती है, तो ₹500 तक का फाइन लग सकता है, 1 महीने तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी आपको हो सकती है। सेक्शन 340 भी जो है वो कन्फाइनमेंट की बात करता है। अगर आप किसी को ज़बरदस्ती किसी कमरे में बंद कर देते हो, उस तरह की अगर आप चीज़ें करते हो, तो क्रिमिनल ऑफेंस होता है वो भी। तो हम उसके अलावा केरला एक स्पेशल एक ऐसा एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं एग्ज़ाम में जिन्होंने केरला प्रोहिबिशन ऑफ द रैगिंग एक्ट 1988 पास किया था। केरला इंडिया का पहला ऐसा स्टेट रहा है और इस एक्ट के अंदर ये कहा गया है, अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने कॉलेज में रैगिंग नहीं रोक पाता है और वहाँ पे कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है, तो ये कॉलेज का कसूर है। ये माना जाएगा कि कॉलेज ने उस बच्चे को सुसाइड करने के लिए उकसाया है। कॉलेज बंद भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कॉलेज का प्रोस्पेक्टिव्स होता है, जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो एंटी रैगिंग कैंपेन वहाँ पे चलाए जाते हैं। केरला में बड़ा एक अच्छा सेटअप उन्होंने यहाँ पे बनाया है। उसके अलावा यूजीसी की कुछ गाइडलाइंस भी हैं। इन गाइडलाइंस के अंदर कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं जो कि रैगिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, होमोसेक्सुअल असॉल्ट्स, फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन, एक्सप्लॉइटिंग ऑफ द फ्रेशर और एनी अदर स्टूडेंट फॉर द कंप्लीटिंग एकेडमिक टास्क, असाइनमेंट वगैरह बनवाए जाते हैं सीनियर्स के द्वारा, राइट? एकेडमिक एक्टिविटी ऑफ एनी अदर स्टूडेंट और फ्रेशर, कॉजिंग और जनरेटिंग द सेंस ऑफ शेम, कॉजिंग फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल हार्म, ये सब रैगिंग का पार्ट है जो कि यूजीसी ने डिक्लेयर किया हुआ है। उसके अलावा जो कॉलेज होते हैं, जो यूनिवर्सिटी जो यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, उनको अपना पब्लिकली डिक्लेयर करना पड़ता है, अपनी एंटी रैगिंग पॉलिसी अपनी वेबसाइट वगैरह के ऊपर भी डालनी पड़ती है। वो सब चीज़ें होती हैं और हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एक एंटी रैगिंग कंप्लेंट कमिटी भी होती है, जिसके अंदर कोर्स इंचार्ज होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक कमिटी बनाई जाती है जो इस तरह के केसेज़ को अंदर इन्वेस्टिगेट करती है और अगर कोई एंटी रैगिंग कमिटी के द्वारा गिल्टी पाया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर उसके ऊपर एफआईआर वगैरह भी हो सकती है और जो आईपीसी के प्रोविजंस है उसके तहत जो है जो कार्रवाई होगी वो होती रहती है। तो ये कुछ देख सकते हो आप इसमें यूजीसी वाले प्रोविजंस में। उसमें एक छोटा-सा सही सिंटैक्स से आर्टिकल है। आई डोंट थिंक सो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अभी क्योंकि इसका भी पीयर रिव्यू बाकी है, ठीक है? पीयर रिव्यू जब होगा तब इसको हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक एडिटोरियल दिया गया है, ये अच्छा एडिटोरियल लगा था मुझे, इसे मैंने थोड़ा-सा अभी रखा है फ्यूचर के लिए, जिस दिन कोई अच्छा एडिटोरियल नहीं आएगा तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है? तो एथिक्स आउटर स्पेस की बात कर रहा है। उसके अलावा ये पढ़ना चाहो तो साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो, ये कोटा वाला भी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, हालाँकि ये रिपीटेड है, हम लोगों ने पहले इसको कवर किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको आज कवर नहीं किया था। ये कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।